Good evening, students. Welcome to Supergrass. This is Abhyas Chauhan, and I welcome you all to this session. स्टूडेंट्स हमारे दो सेशंस हो चुके थे ऑन वोकैबुलरी और वोकैबुलरी में आप लोगों को काफी मजा आया था. सीम्स लाइक यू गाइस एंजॉयड अ लॉट. बट एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न, तो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स हर जगह से होने वाले हैं. हमें ग्रामर भी उतना अच्छा कमांड बनाना है, वोकैबुलरी पे कमांड बनाना है, रीडिंग स्किल्स, ऑफ कोर्स रीडिंग स्किल्स हैव टू बी ऑन टॉप. ठीक है, तो ये सारी चीजों, दिस इज हाउ योर सिलेबस इज सेग्रीगेटेड. और आज के सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रामर स्किल्स कि ग्रामर में सर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं. इफ आई टॉक अबाउट ग्रामर इन जनरल, तो सारे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट हैं, नरेशन, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंस, ये सारे एरियाज है जहां पे आपको एक अच्छा कमांड होना जरूरी है. एंड इफ यू हैव अ गुड कमांड, ऑब्वियसली फिर कुछ बचता ही नहीं है स्टूडेंट्स, फिर तो अच्छा स्कोर करना ही है. सो देख लेते हैं भी आज के सेशन के लिए आप लोग रेडी हो या नहीं. आज भी स्टूडेंट सेम ड्रिल हम फॉलो करने वाले हैं. वील बी प्रैक्टिसिंग अराउंड 15 क्वेश्चंस. बट आप इस सेशन को ऐसा नहीं सोच सकते कि भाई 15 क्वेश्चंस की ही बात हो रही है. क्या क्या ग्रामर के वो रूल्स हैं, क्या क्या रूल्स हैं जहां पर हमें ध्यान देना है. दैट इज वेयर आवर फोकस लाइज. So I guess we are ready for the session, and let's begin with our question number one. Let's start students with our question number one. So करना क्या है बच्चा पार्टी, काम बहुत सिंपल है. आपको ये देखना है कि जो भी अंडरलाइन पार्ट है, इज दैट ग्रामेटिकली करेक्ट, एंड इफ नॉट, मैं उसे रिप्लेस करूं तो कैसे करूं. थिंग्स हैव टू बी ग्रामेटिकली इन ऑर्डर, दे हैव टू बी इन लॉजिक. लॉजिक फॉलो होना चाहिए, सिंपल सी बात है. और जो ग्रामर रूल्स हैं भाई, वो तो वहां पे फिट होने ही होने. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. देन लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. Now, despite his best efforts, the scientist was unable to replicate the experiment's results, which led to the conclusion that the initial data may have been flawed in some way. ठीक है, अब जो अंडरलाइन पार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें हमें क्या देखना है, उसमें हमें ग्रामर रूल्स देखने हैं. हमें ग्रामर रूल्स देखने हैं कि भाई आर्टिकल जो यूज हुआ है क्या वो करेक्ट है, क्या इसी आर्टिकल की यहाँ पे जरूरत थी. यहाँ पर जो भाई पोजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए वी हैव यूज्ड अपोस्ट्रोफी एस. सो इज दिस अपोस्ट्रोफी एस करेक्ट, ये हमें ध्यान देना होगा. देन इफ आई टॉक अबाउट कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन हमारा करेक्ट है या नहीं, वर्ब हमारा करेक्ट है या नहीं, प्रीपोजिशन हमारा करेक्ट है या नहीं. So this is how you should approach when you have questions like these, कि कहाँ पर क्या क्या चेक हमें करना है. जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स हैं क्या वो फॉलो हो रहे हैं, टेंस बेस्ड जितने रूल्स हैं क्या वो फॉलो हो रहे हैं, ग्रामर बेस्ड रूल्स हमारे जितने भी हैं क्या वो अप्लाई हो रहे हैं. सो लेट्स फोकस ऑन दिस नाउ स्टूडेंट्स. यहाँ पे अगर मैं बात करूं सबसे पहले, सो एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट्स, यही आई थिंक सबसे बड़ा फ्लॉ है इस सेंटेंस में. अपोस्ट्रोफी एस का यूजेज कहां पर होना है, कहां पर नहीं होना है, that is what something you need to keep in mind. So apostrophe s is generally used with living things. ठीक है, जनरली apostrophe s is used with living things, but यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट्स. तो एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट ना लिख के मुझे पोजेशन एक्सप्रेस करना है. पोजीशन एक्सप्रेस करने के लिए आई हैव टू वेज. आइदर आई कैन यूज अपोस्ट्रोफी एस, जहां पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते वहां पे क्या, वी हैव अ प्रीपोजिशन, वी हैव ऑफ टू एक्सप्रेस पोजीशन, टू एक्सप्रेस रिलेशन. सो रादर देन राइटिंग एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट्स, मैं इसको इस तरीके से लिखने जाऊंगा, रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, दैट इज हाउ यू कैन राइट दिस. तो भाई रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट मुझे यहां पर दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, which led to something or thus leading to something. अब इन दोनों में how are we going to decide कि भाई which led correct है या thus leading to something. So अगर मैं if I talk about option D, thus leading to something that expresses direct result, direct consequence, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं एसेंस आ रहा है कि भाई फर्स्ट एक्शन नहीं हो पाया उसकी वजह से द सेकंड एक्शन टुक प्लेस, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है एसेंस. सो अगेन डी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. ए और सी क्यों करेक्ट नहीं है मैं आपको बता ही चुका हूं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. एंड नाउ आई विल रीड इट आउट कि भाई इस सेंटेंस को मैं करेक्ट करके कैसे लिखने जाता, क्या करेक्ट तरीका होता. डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स, the scientist was unable to replicate the results of the experiment, which led to the conclusion that the initial data may have been flawed. Again,
एक और अगर यहाँ पे आप हिंट देख सकते हो कि भाई सेंटेंस चल क्या रहा है, सेंटेंस चल रहा है पास्ट टेंस में, सेंटेंस चल रहा है पास्ट के वर्ब्स आपने देखे कि भाई वॉज लिखा हुआ था। सो इन दैट केस आप ये कह सकते थे कि सर यहाँ पे लीड का पास्ट फॉर्म ही मुझे चाहिए था। ये छोटे छोटे क्लूज ही तो स्टूडेंट्स पकड़ने होते हैं। जब हम रूल्स पढ़ रहे होते हैं, जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, तो ये नहीं लिखा होता कि आपको पूरा पास्ट में दिख रहा है, पास्ट का वर्ब ढूंढना है, क्या करना है, ये लिखा नहीं होता है। बट ये चीजें विथ प्रैक्टिस हम अपने ही रूल्स डेवलप करते हैं कि यार ये एक रीजन हो सकता था, राइट? सो स्टूडेंट्स, दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 1 एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ध्यान क्या रखना था, देयर वाज अ रूल व्हिच वाज रिलेटेड टू अपॉस्ट्रोफी एस, यूजेज ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस। तो अगर उसमें कंफ्यूजन है, जैसे ही सेशन खत्म होता है आज जाके अपॉस्ट्रोफी एस से रिलेटेड जितने रूल्स हैं जाके एक बार रिवीजन कर लो, ताकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो आपको ट्रबल ना करे, ठीक है ना? लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2 देन। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। अगेन दिस सेंटेंस इज स्टार्टिंग विथ डिस्पाइट। डिस्पाइट का भी एक रूल होता है स्टूडेंट्स, आगे चल के हम उस पर भी फोकस करेंगे कि भाई डिस्पाइट से रिलेटेड क्या रूल्स हो सकते हैं। क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. Despite her years of experience in the field, the journalist was still nervous about conducting the interview with the famous celebrity, and as a result, she stumbled over her words and forgot some of her prepared questions. दो तीन बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है। नंबर 1, क्या whether this phrasal verb is correct or not. Stumble over होना चाहिए, stumble upon होना चाहिए, that is one thing that you need to check. सेकेंडली आपको ये देखना है कि भाई वर्ब्स सारे प्रॉपर यूज हुए हैं या नहीं हुए हैं। सम ऑफ लिखा हुआ है, प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है भाई। तो सबसे पहला बेसिक काम, आपने ग्रामर तो पढ़ ली, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आप उसे एग्जीक्यूट कैसे करोगे? सो इस तरह के क्वेश्चंस में आप एलिमिनेट करते चलो। एलिमिनेशन सबसे बढ़िया तरीका होता है। सो अगर मैं बात करूं हर प्रिपेयर्ड क्वेश्चन, दैट इज करेक्ट। यहाँ पे प्रिपेयर्ड क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे भी प्रिपेयर्ड क्वेश्चन लिखा है। सो बाय डिफॉल्ट आपके ऑप्शन सी एंड डी आर इनकरेक्ट, दे आर इनकरेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि स्टम्बल ओवर आना चाहिए, स्टम्बल अपॉन आना चाहिए। सो स्टम्बल ओवर इज द करेक्ट फ्रेज दैट वी आर गोइंग टू यूज है। स्टम्बल ओवर का मतलब किसी चीज में आप कोई चीज आपने प्रिपेयर अच्छे से करी थी बट बोल नहीं पाए, वहां पर आप अटक गए, you got stuck somewhere, that is what stumble over means. Stumble upon someone, stumble upon होता है कि भी आप मार्केट में जा रहे हो, all of a sudden you see someone from your college, someone from your school days meeting you, so that accidental meeting is, that is what we call as stumble over, rather stumble upon. So stumble over is the correct phrase that we are going to use here. She stumbled over her words and forgot some of her prepared questions. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे करना क्या था, बेसिकली दो चीजों का चेक था। नंबर 1, हम फ्रेजल वर्ब कौन सा यूज कर रहे हैं, मुझे फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पता है या नहीं पता है। एंड नंबर 2, हमें ये चेक करना था कि आगे जो हमने ग्रामर में रूल्स सीख रखे हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो देखते से ही आपको ऑप्शन सी और डी को तो एलिमिनेट कर ही देना था। एग्जाम में स्टूडेंट्स दो चीजें काम आती है, आइदर यू शुड नो विच वन इज द करेक्ट आंसर or you should know which 3 are incorrect. Simple as that. फर्क नहीं पड़ता, you can choose either ways, बस आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए, that is what I am focusing on. So that was your question number 2, and for question number 2 your correct answer is option A. Again, क्वेश्चन सिर्फ ऐसे नहीं जाने देना है कि ठीक है क्वेश्चन आया मुझे बी लग रहा था, सर ने ए बता दिया, नहीं, इतने पे चीजें नहीं छोड़नी है। आपने मेरे मुंह से ये बार बार सुना होगा ना, दैट देयर हैज टू बी दैट किलर इंस्टिंक्ट। किलर इंस्टिंक्ट से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई स्टम्बल से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स का आज जाके रिवीजन करो कि फ्रेजल वर्ब्स और कौन कौन से हो सकते थे जो मुझे ट्रबल कर सकते थे। सो दैट वाज स्टूडेंट्स योर क्वेश्चन नंबर 2. Okay. That brings us to question number 3 then. That brings us to question number 3. The company's profits has been steadily increasing for the past 5 years, allowing them to expand their operations and hire more employees. भाई कंपनी का देख रहे हो कितना फायदा हो रहा है कि कंपनीज प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग,
बट हमें इसको, हमारे प्रॉफिट्स कब बढ़ेंगे, हमारे लिए ये क्वेश्चन प्रॉफिटेबल कब होगा, जब हम ग्रामेटिकली यहाँ पे करेक्ट ढूंढ पाएंगे. So let's see which one is correct. The company's profits has been steadily increasing for the past 5 years, allowing them to expand their operations and hire more employees. So let's see students, आप में से कितने लोग इसको correct answer कर पाते हैं. सिंपल सी बात एक समझ में आ रही है स्टूडेंट्स की, प्रॉफिट्स लिखा हुआ है. नाउ व्हाट इज प्रॉफिट्स? व्हाट इज प्रॉफिट्स? प्रॉफिट्स इज योर प्लूरल सब्जेक्ट, एंड प्लूरल सब्जेक्ट विल ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब. भाई ग्रामर का बड़ा बेसिक सा रूल है, ठीक है. वेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट, तो मुझे यहाँ पर हैव ढूंढना था. प्रॉफिट्स तो रहेगा ही, प्रॉफिट्स तो रहेगा ही, एंड प्रॉफिट हैव बीन स्टेडली इंक्रीजिंग. बी इज योर करेक्ट आंसर. देखो, जब भी आप ग्रामर पढ़ते हो, जब भी आप ग्रामर पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ रहे हो, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ये तो यूनिवर्सल रूल रहेगा ही रहेगा कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट विल ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब. इसको तो कभी भूलना ही नहीं है. और यहाँ पे अब अगेन क्वेश्चन आया, क्वेश्चन गया, काम ऐसे नहीं चलने वाला है. हम कैसे अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में कि हम आज जाएं, हम अपनी एक लिस्ट बनाते जाएं बाय द एंड ऑफ दिस सेशन कि सर ने बताया कि अपोस्ट्रोफी एस से रिलेटेड रूल्स हमें रिवाइज करने, एक बार फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड चीजें डिस्कस करनी है. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के जितने रूल्स हैं अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो भी बताओ, अगर आप पढ़ चुके हो देन यू हैव टू रिवाइज इट, एज सिंपल एज दैट. ठीक है ना. तो ये इस तरीके से चीजें चलनी है. यू कैन नॉट जस्ट सी दिस सेशन एज कि भाई ठीक है सर ने आज 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिए, 20 प्रैक्टिस करा दिए. आपने कितना रिवीजन किया, कितना सीखा, दैट इज व्हाट मैटर्स. क्लियर गाइस? सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 देन. क्वेश्चन नंबर 4, एक बार आई विल मूव आउट ऑफ द फ्रेम, आप एक बार अच्छे से नजर मार लो, देख लो कैसे आप पकड़ने जाओगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट. कैसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे कि सर ये कुछ ऑप्शंस मुझे ऐसे लग रहे हैं जो डेफिनेटली इनकरेक्ट हैं. क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? चलो, the company's revenue has increased significantly since when? ठीक है, since they have adopted new marketing strategies, hired a new team of experienced sales professionals and expanding their product line. अब अगर आपकी जगह, if I am in your place, if I were in your place in the exam center, मैं यहाँ पे आते से ही रुक जाऊंगा. क्यों रुक जाऊंगा भाई? यहाँ पर बात लिखी हुई है कि they adopted a new marketing strategy, they hired a team of experienced sales professional and expanding. ये पैरेललिज्म सिंक में जा रहा है, नहीं जा रहा है ना? कहीं पर आप वर्ब्स यूज कर रहे हो टू एक्सप्रेस सिंपल पास्ट टेंस, और यहां पर आप कॉन्टिन्यूअस टेंस का वर्ब कैसे यूज कर सकते हो? तो एक चीज तो मुझे देखते से ही समझ में आएगी कि सर एक्सपैंडिंग नहीं होना चाहिए, एक्सपैंडेड होना चाहिए. एक्सपैंडेड शुड रिप्लेस एक्सपैंडिंग, दैट इज वन थिंग. अब ऑप्शंस पे आते हैं. लेट्स कम टू द ऑप्शंस. यहाँ पे एक्सपैंडिंग लिखा है तो मैं इसे देखते से ही एलिमिनेट करूंगा. यहाँ पे भी एक्सपैंडिंग लिखा है, इसको भी देखते से ही एलिमिनेट करने. ये जो मैं कह रहा हूं ना, देखते से ही एलिमिनेट कैसे होता है, अभी मैं आपको चीजें बता रहा हूं. सो इट कैन टेक 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स कि भाई मैं चाहता हूं कि मैं उसको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको बता दूं. जब आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे एग्जाम सेंटर में यू विल टेक हार्डली 30 to 40 seconds फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, नॉट मोर देन दैट. अब इतना सारा टाइम जो बच रहा है आपका, वो कहाँ जाएगा?
वो हम यूज करेंगे इन आर रीडिंग स्किल्स, क्योंकि रीडिंग स्किल्स में आप फंस जाते हैं. सो देर आर अ फ्यू सेक्शंस जहां पे आप यहाँ पे जो टाइम आप सेव कर रहे हैं यू विल गो इन यूज इट इन रीडिंग स्किल्स. अब सर दो ऑप्शंस तो आपने एलिमिनेट कर दिए, ठीक है. व्हाट अबाउट ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी? अब इसमें भी सब सेम लिखा हुआ है, सब सेम लिखा हुआ है, बस हमें ये डिसाइड करना है कि दे और दे हैव. दे और दे हैव कैसे डिसाइड करें, कैसे डिसाइड करें स्टूडेंट्स कि विच वन इज करेक्ट? फोर्थ का भी क्या आंसर कर रहे हो आप लोग? ठीक है. द कंपनीज रेवेन्यू हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस दे हैव अडॉप्टेड. So again, this action is in the recent past. This action is in the recent past. Recent past बोलने में तो you can say कि sir it could be simple past tense. But when I talk about recent past के actions, they are always written in present perfect tense. They are always written in present perfect tense. So इसीलिए students I am saying कि have adopted is more correct. Have adopted is more correct. सो इफ आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन कि सर ठीक है इस क्वेश्चन को कैटेगराइज कर देते हैं कि ये टेंस टॉपिक से ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है. अब आप इस तरह के क्वेश्चंस को एस कैसे करोगे? हाउ आर यू गोइंग टू मेक श्योर कि भाई ऐसे क्वेश्चंस आए एंड दे डू नॉट ट्रबल यू इन योर एक्चुअल एग्जाम? तो उसका सिंपल सा तरीका क्या है? सिंपल सा तरीका बच्चा बाटी, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जाना है और टेंस फिर से पढ़ना है. पढ़ाई करनी कैसे है, प्रिपरेशन करनी कैसे है? इट कैन नॉट बी लाइक कि सर आपने एक टॉपिक बताया, आपने उस पे 20 क्वेश्चंस करा दिए, सर हो गया, बढ़िया चल रहा है सब. नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट. जब तक आप एक टॉपिक से अराउंड 100-120 क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते, इफ नॉट मोर, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हाँ सर प्रिपरेशन इज ऑन ट्रैक, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन. इट कैन नॉट वर्क लाइक दैट. So that was the students your question number 4. Elimination techniques हमें सीखनी है. Elimination techniques हमें सीखनी है कि कैसे हम चीजों को eliminate कर दें options को. अगर हम गलत options को ही eliminate कर देंगे so that clears our path, clears our vision कि भाई हम correct answer को देख पाएंगे. Simple. Let's then come to question number 5. क्वेश्चन नंबर 5, क्या एरर है? एंड अगेन पूरे जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, आप कहते हो कि सर नाउन तो पूरा पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव, आर्टिकल, वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग. सो इफ यू हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, लेट्स सी कि जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आ रही है तो मेरे स्टूडेंट्स रेडी हैं या नहीं है वहां पे? चलो. The football player having the more muscular physique of everyone in the room dominated the entire party as soon as he arrived. So it is about footballers and you might have seen कि भी footballers की काफी muscular physique होती है ना, उसी पे बेस ये चीज है. अब यहाँ पे हमें चीजें देखनी क्या क्या है, लेट्स फोकस ऑन इट. तो यहाँ पे हमें आर्टिकल का चेक करना जरूरी है. वी हैव टू सी कि भाई एडजेक्टिव्स के प्रॉपर डिग्री यूज हुए हैं या नहीं. व्हेन आई से प्रॉपर डिग्री, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज हुआ है या नहीं हुआ है, कंपैरेटिव यूज हुआ है, सुपरलेटिव यूज हुआ है. उसके बाद हमें यहाँ पे पंचुएशन का भी ध्यान रखना है कि भाई कॉमा जो लगा है प्रॉपर है या नहीं है. ठीक है. सो क्वेश्चन एक है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और यू कैन से यू हैव टू इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट. सेंटेंस को ही इंप्रूव करना है बेसिकली. बट यहाँ पे कितने हमारे ग्रामर के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं उस पर जरा बात कर लेते हैं. सो हैविंग द डैश, नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वी आर टॉकिंग अबाउट कि वी आर टॉकिंग अबाउट वन फुटबॉलर जो सबसे अमंग ऑल द फुटबॉलर्स जिसकी भी फिजिक सबसे अच्छी है. ठीक है. इट मींस ही इज द बेस्ट इन दैट ग्रुप. इफ ही इज द बेस्ट इन दैट ग्रुप मतलब उसके लिए मुझे चाहिए सुपरलेटिव डिग्री. एंड विद सुपरलेटिव डिग्री वी आल्सो यूज डेफिनेट आर्टिकल. तो डेफिनेट आर्टिकल मुझे यहाँ पे दिख रहा है पर मुझे यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री नहीं दिख रहा. सो मोस्ट विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोर, बिकॉज वो कह रहे हैं फिजिक ऑफ एवरीवन. एवरीवन मतलब आउट ऑफ एवरीवन द वन हु हैज द मोस्ट मस्कुलर फिजिक.
ठीक है ना? सो द मोस्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स, द मोस्ट यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, सो दैट इज इनकरेक्ट। मस्क्यूलरली फिजिक इस तरीके से नहीं लिखते हैं कभी भी, एडवर्ब का यूज तो यहाँ पे था ही नहीं। Now we have to decide between option C and option D which one is correct. So option C और option D में आपको क्या difference दिख रहा है? There is only one difference and that is of this comma. So now I leave it to you. I leave it to you guys to decide कि भाई comma यहाँ पे आना चाहिए था सर या नहीं आना चाहिए था। बता दो भाई, comma यहाँ पे use होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। So students, if I were in your place, मैं यही बोलता कि C is your correct answer. Having the most muscular physique of everyone in the room, there is there is absolutely no usage of this comma. कॉमा का स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई लेना देना नहीं था। सो आपको पता है कि एक आपके एग्जाम में ग्रामर स्किल्स जितनी इंपॉर्टेंट है, पंचुएशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन से व्हाट आर द मेजर टेक अवेज? सिंपल सी चीज कि क्या मुझे एडजेक्टिव्स एंड आर्टिकल्स के रूल्स अच्छे से पता है। नंबर टू, मुझे ये देखना है कि भाई मुझे यूजेज पता है कि कॉमा कहां पर आना चाहिए, कॉलन कहां पर आना चाहिए, सेमी कॉलन कहां पे आना चाहिए। सो गो बैक आफ्टर दिस सेशन एंड रिवाइज दीज थिंग्स। दैट इज व्हाट माय सजेशन वुड बी। And that now we are done with question number 5. Let's come to question number 6 then. Question number 6 again, ग्रामर भाई कितनी भी ग्रामर पढ़ लियो, मैं हर चीज का टेस्ट ले लूंगा। ठीक है, बता दो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 बता दो। Working an assumption of increased sales, the executive was blindsided by the difficulties presented by customers waning interest in his products. Waning again, सेशन कोई सा भी चल रहा हो, ग्रामर हो, रीडिंग स्किल्स हो, वोकैबुलरी जहां जहां मिलेगी, यू हैव टू बी वेरी श्रूड। आपको वहां पे दिखना चाहिए कि अच्छा सर मुझे वेनिंग दिख रहा है। वेनिंग सुनते से ही दिमाग में उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स ऐसे पॉपअप सा होना होना चाहिए। ठीक है, लेट्स नाउ टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको खुद कह रहा है कि वर्किंग के साथ वी शुड यूज फ्रॉम। उसके बाद ऑब्वियसली वी नीड एन आर्टिकल, वी नीड इनडेफिनिट आर्टिकल बिफोर assumption। इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वॉवेल साउंड है तो आपको पता है कि एन आना चाहिए। सो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे वर्कड लिखा हुआ है, सो अगेन वर्कड इज नॉट करेक्ट। अब हाउ आर वी गोइंग टू डिसाइड कि भी ऑप्शन सी इज करेक्ट और ऑप्शन डी इज करेक्ट? assumption of increased sales, so again यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें समझनी है, ध्यान देना। article related rules, and we need to also go and revise or practice questions based on fixed preposition. What are fixed prepositions? Fixed prepositions में क्या होता है? We have a verb which is followed by a preposition कि भाई इसके साथ यही आना चाहिए। So assumption to ही आता है generally, ठीक है? जैसे बहुत सारे fixed prepositions, if I write if someone is devoid के साथ we use of, ठीक है? We need to abide by the rules. So there is an endless list. There is an endless list of these fixed prepositions. So what I would recommend कि आप एक बार जाओ देखो और फिर वापस आओ, एंड देन यू विल बी इन अ बेटर स्टेट टू आंसर कि भाई किस वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द मेजर टेक अवेज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। आर्टिकल रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और फिक्स प्रीपोजिशन अगर आपको आता है देन आई डोंट थिंक कि इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको ट्रबल करने वाले हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 देन। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बहुत सी नई चीजें आपको पता चलेंगी, आप सोचोगे कि सर फिक्स प्रेपोजिशन तो आज तक पढ़ा ही नहीं था, ये नई चीजें आप कहां से बता रहे हो? तो उसको भी जाके आपको देखना है, रिवाइज करना है, क्योंकि एग्जामिनर हमें कहीं नहीं छोड़ने वाला है। ही इज नॉट गोइंग टू स्पेयर अस, बट इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कोई टॉपिक ना छोड़ें, सो दैट हमें एग्जाम में कोई भी ट्रबल हो। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 देन।
So if I talk about question number 7, the dispute grew to involve a number of different parties, only a handful of which were actual present for an initial conflict. बहुत सारे एरर्स इसमें समझ में आ रहे। इसमें मुझे एडवर्ब बेस्ड एरर्स दिख रहे, इसमें मुझे आर्टिकल बेस्ड एरर्स भी दिख रहे। पहले उनको रेक्टिफाई करते हैं, क्या पता पूरा पूरा सेंटेंस मुझे देखने जाने ही ना पड़े। देख लेते हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज कि यहां पर एक्चुअल नहीं आना चाहिए, वी शुड यूज एक्चुअली। ठीक है, सो एक्चुअली मुझे दिख रहा है, इस ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, सो आई एलिमिनेट ऑप्शन सी। ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत जगह पे आपको वर्क करता है। सी, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, यू कैन नॉट कन्फाइन एवरीथिंग टू रूल्स कि सर कौन सा रूल लग रहा है बता दो। रूल्स में कन्फाइन मत करो, आप चीजों को समझने जाओ। ठीक है ना? So the dispute grew to involve a number of different parties, only a handful of which were actually present for an initial conflict. Initial point एक ही point हो सकता है, final point एक ही point हो सकता है, समझ रहे हो? So definite है, and if it is definite, so we will use definite article the. अब वो मुझे कहाँ पे दिख रहा है, वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा, वो बाकी 3 ऑप्शंस में दिख रहा है। सो अब दूसरी चीजों पे मैं वर्क करूंगा। वो दूसरी चीजें क्या है कि हैंड्स फुल नहीं होना चाहिए था। हैंडफुल्स जैसा कुछ भी यहाँ पे आप प्लूरल नहीं बना दोगे, इट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। सो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओनली अ हैंडफुल ऑफ विच विल बी करेक्ट, कि हमें बताना है कि भाई उनमें से कौन से विच पीपल आर वी टॉकिंग अबाउट। सो विच वर प्रेजेंट एक्चुअली फॉर द इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट, दैट नहीं आएगा। दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, जो यहाँ पे there is no use, there is no use of that. That is your relative pronoun. So as far as this question was concerned, ध्यान किन किन बातों पर रखना, हमें देखना है कि करेक्ट एडवर्ब्स यूज हुए हैं नहीं, करेक्ट आर्टिकल्स यूज हुए हैं नहीं, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो प्रोनाउंस भी चेक करने हैं। सो पूरे जितने आपके ग्रामर स्किल्स हैं सारे टेस्ट हो जाते हैं एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से एक बार जाना, जो जो चीजें बताई उन पर फोकस करना। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट देन क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। मच ऑफ द मशीनरी दे परचेज्ड वेयर 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 का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, तो मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। आई नीड अ हेल्पिंग वर्ब हियर। ठीक है, तो ये तो एक एरर समझ में आ गया। और क्या एरर है स्टूडेंट्स? मच ऑफ द मशीनरी दे परचेज्ड were immediately installed for production. Now, बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे डिटरमाइनर्स की। यहाँ पे आपके टेस्ट होंगे, यहाँ पे नाउन के स्किल्स, यहाँ पे अगेन नाउन के स्किल्स टेस्ट होंगे, एंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के स्किल्स भी टेस्ट होंगे। So let's see if you all can answer this question. I think काफी टाइम मैंने आप लोगों को दे दिया है। So let's come back to this question then. Much of the machinery they purchased, आपके मन में ये आ सकता है कि सर B is correct. I think a lot of you can fall for this trap कि सर ठीक है प्लूरल दिख रहा है, वेयर नहीं आना चाहिए था, वर आना चाहिए था, एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू करेक्ट द अंडरलाइन पार्ट। बट नहीं, अब बात सुनो। हमने यहां पर लिखा है मच। मच हम कहां पे यूज करते हैं? वी यूज मच व्हेन वी टॉक अबाउट अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, अब यहां से आपकी कहानी अनफोल्ड होगी। वी यूज मच विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म। Uncountable nouns have no plural form. And if they don't have any plural form, it by default means कि भाई उसे हम singular की तरह treat करते हैं। और अगर singular की तरह treat करते हैं, so next step is also very important कि verb को नहीं छोड़ सकते। Verb also has to be singular. Verb also has to be singular. So again singular verb students मुझे सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है, मुझे सिर्फ singular verb दिख रहा है ऑप्शन ए में। Machinery, furniture, there are many nouns which are uncountable in nature. Music is uncountable in nature.
फर्नीचर, पोएट्री, सीनरी, ये सब क्या होते हैं? All these are uncountable. And uncountable nouns have no plural form. And since they do not have any plural form, it by default means कि वो singular है. And if they are singular, आगे बताने की जरूरत आई गेस नहीं बचती है. बता दिया मैंने आपको कि much of the machinery they purchased was क्यों लगाया है? I have used it because of this noun, your subject, that is machinery. क्या बच्चा पार्टी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आई होप अगर आपसे गलती हो भी रही थी फर्क नहीं पड़ता, आपको ये देखना है कि इस तरीके का क्वेश्चन if it repeats in your exam, you have to be ready, you have to be alert, you have to be like कि नहीं भाई सब पढ़ के आए हैं, कोई प्रॉब्लम अब नहीं होने वाली है. Let's come to question number 9 now. Again, शायद यहाँ पे आप थोड़ा फंस सकते हैं. So I'll move out of the frame. आप लोग एक बार नजर मारें and come up with your answers कि क्या आपको लगता है can be the correct answer here. His behavior with all his employees is so pleasing that everyone dash forward for helping him. Dash forward for helping him. Again, there are a few rules related to subject verb agreement जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. These rules will be very handful. They can be very handy when we talk about these sentences. So his behavior with all his employees is so pleasing that everyone. So when I talk about everyone, so no one, nobody, someone, somebody, everyone, everybody. With all these pronouns, we always use singular verb. We always use singular verbs. अब यहाँ पे they have written come, so it will change to comes. Again, came नहीं आएगा. आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर why not talk about past tense? इसको मैं past tense में नहीं लिखूंगा. Past tense में क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि it is a regular action. It is habitual action. Habitual action ऐसी चीजों को हम कहाँ लिखते हैं? We write it in simple present tense. So again came नहीं हो सकता, comes आएगा. Comes forward. Comes के साथ forwards कैसे हो सकता है? Comes forward to help him. C is your correct answer. Now when I talk about noun, so noun plus ses makes it plural. बट वर्ब्स के साथ उल्टा होता है. वर्ब्स के साथ जब हम एस ऐड करते हैं, सो इट बिकम्स सिंगुलर. सो अगेन मैंने आपको क्या बताया कि विथ नो वन, नोबडी, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, वी यूज सिंगुलर वर्ब्स. और यहाँ पे कम को मुझे सिंगुलर वर्ब के फॉर्म में देखना है, दैट इज कम्स फॉरवर्ड टू हेल्प हिम. सो दैट वाज स्टूडेंट्स योर क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होते से ही दिमाग में क्या आना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मुझे अच्छा नॉलेज है या नहीं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड मुझे रूल्स पता है या नहीं. अगर आज तक पढ़े नहीं है तो सबसे पहला काम तो यही करना है, जाके पढ़ना है. और अगर पहले पढ़ चुके थे, यूज नहीं कर पा रहे हैं, तब भी प्रॉब्लम है. यू हैव टू गो एंड रिवाइज ऑल दोज थिंग्स. So that was question number 9. Let's move to question number 10 then. Let's come to question number 10. Narration. वॉइस. मैं आप लोगों को अपने क्लासेस में, अपने सेशंस में हमेशा बताता हूं कि नरेशन और वॉइस डायरेक्टली तो आ ही सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं. तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है, आपको अपने रूल्स पे वर्क करना है थोड़ा सा. द डॉक्टर आस्क्ड द इंट्रूडर. अगेन वोकैबुलरी बेस्ड चीजें जो भी दिख रही हैं उन्हें तो वहीं पे आपको उसका फैमिली पूरा बना लेना है. इंट्रूडर, हु इज एन इंट्रूडर? So the doctor asked the intruder, matlab this sentence is an indirect speech. Whenever an interrogative sentence is changed into indirect speech,
तो वो इंटेरोगेटिव नहीं होता है, इंटेरोगेटिव नहीं रह जाता है, मतलब वो प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करता है। When I say proper structure, मतलब पहले subject, then verb and then other things. जब interrogative होता है तो verb पहले आ जाता है, subject बाद में आता है, ये सारी चीजें। So the doctor asked the intruder who was he, नहीं आएगा, who he was होना चाहिए, and why he was occupying his chair. So who he was, ये लिखा हुआ है, and why he was, yes, why was he नहीं आएगा, why he had been हो नहीं सकता, why he has been हो नहीं सकता। ठीक है ना, तो सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, बट अगेन अगर मैं नरेशन में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ रही है, अगर नरेशन में मैं अच्छा नहीं हूं तो मैं यहाँ पे फंस सकता था। सो नरेशन को आपको सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है कि दे विल बी डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम नरेशन कि भाई ये डायरेक्ट स्पीच है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बता दो, नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट। इस तरीके के अंडरलाइन पार्ट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट रादर जिन्हें हम कहते हैं, सो whenever we talk about questions on sentence improvement, सारी चीजें जो आपने ग्रामर में सीखी हैं, that all those things come into play, सिंपल सी बात है। So that was your question number 10. Let's move ahead now to question number 11, और यहाँ से थोड़े से चेंजेस भी देखने को मिलेंगे, कुछ फ्रेजेस, कुछ idioms भी यहाँ पर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, एंड ऑल्सो द करेक्ट यूजेज ऑफ दोज idioms कि भाई उन्हें कैसे हम यूज कर सकते हैं। So let's come to question number 11, students. The report does not minces words. What is mincing words? The report does not minces words. मतलब report भी कुछ भी, they are not hesitant, they are very blatant, they are very open. The report is in such a way कि भाई जैसा है, things are reported like that. It is not tampered, it is not adulterated, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, कुछ भी rather changes नहीं किए गए हैं. It is presented as it is and as the situation is. It is quite blatant. So the report does not dash or does not minces words about the incompetence of some government officials. तो directly भाई जो भी था वो exactly report में they have published. They are not mincing words. To mince words का मतलब होता है कि डायरेक्टली बात नहीं बोलना, you are using your words in some different ways to make it not make it look very harsh, कुछ इस सेंस में। Now अब यहाँ पे एक चीज और ये होती है स्टूडेंट्स की, whenever we talk about do and does, with them we always use plural form of verb, plural form of verb. So again minces यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। The report does not mince words. Does not mince words मुझे कहाँ पे दिख रहा है? I can see it in options A. So यहाँ पे ग्रामर के टेक अवेज क्या है कि भाई do and does के साथ we always use plural form of the verb. एंड आपने क्या इडियम सीखा? टू मिन्स वर्ड्स। टू मिन्स वर्ड्स का मीनिंग होता है कि डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, वी आर यूजिंग सर्कमलोकेशन, वी कैन यूज यूफेमिज्म, कुछ इस तरीके से। एंड व्हेन आई से कि शी वाज नॉट मिन्सिंग हर वर्ड्स, इसका मतलब वो कुछ भी टेम्पर नहीं कर रही थी, जैसी चीजें थी शी प्रेजेंटेड इट एज इट इज, सिंपल ब्लेटेंट तरीके से, ब्लेटेंट in a quite open manner, quite bold manner. That is what do not mince with words means. So I hope students question number 11 jitna seekhna tha seekh liya. Let's move ahead now to question number 12. Question number 12. Again we are back to grammar based questions. Again we are back to grammar based questions. And I want you guys to answer this question now. Again, let's talk about 3 more nuclear power stations were built despite of widespread opposition. Despite of widespread opposition. Again, we have a grammar-based question. One of the easier ones for today's session. I hope कि जितना मजा आप लोगों को vocabulary में आया था, उतना ही मजा आप लोगों को इस grammar session में भी आ रहा है। और भाई मजा आ रहा है तो मुझे comment में बता देना once the video is over. ठीक है? चलो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स गो बैक टू क्वेश्चन नंबर 1 देन। डिस्पाइट लिखा हुआ है, हैव वी यूज्ड एनी प्रीपोजिशन विद डिस्पाइट?
आई डोंट थिंक सो, हमने नहीं यूज किया। क्यों? बिकॉज नहीं किया जाता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन स्टार्टेड विद डिस्पाइट, एंड here as well we haven't used any preposition. तो आई होप मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे अभी तक। लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। 3 more nuclear power stations were built despite. With despite we do not use any preposition. अब यहां से क्या क्या चीजें सीखने की हैं उन पर फोकस करते हैं। We can write in spite of, that is correct. We can write despite, that is also correct. But we never write despite plus of. We never write despite plus of. Despite plus of makes the sentence superfluous. Superfluous क्या होता है? Where we use more than the words that are required. So despite plus of से sentence superfluous हो जाएगा. And superfluous expressions are grammatically incorrect. जैसे हम बोलते हैं ना कि I will return back in an hour. So return plus back, again same essence. Can you please repeat again? Repeat भी, again भी, ऐसे कैसे? ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ना? So that is what I'm trying to say कि superfluous expressions क्या होते हैं, उनका यहाँ पे we have to keep in mind. And for question number 12, the correct answer is option D. क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आपको क्या करना है? आपको जाना है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि भाई सुपरफ्लॉज एक्सप्रेशंस में अच्छे से पढ़ लूं एक बार कि what is that pair of words कि भाई जिन्हें हम साथ में यूज नहीं कर सकते, ठीक है? So that was about superfluous expression. That was all about question number 12. Let's move now to question number 13. Question number 13, students. Again one of those questions जो subject verb agreement आपको अगर आता है अच्छे से तो आप इस क्वेश्चन को इजीली खत्म कर पाओगे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, आज आपके पूरे सेशन में आपने ये चीज समझी होगी कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So let's talk about question number 13 now. The students, in addition to the teacher, is all receiving special recognition for their excellent research. बहुत सारे क्लूज मिलेंगे। अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स भी नहीं पता ना, उसके बाद भी मैं आपको कई क्लूज बताऊंगा, कई ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जिनको देख के यू कुड हैव आइडेंटिफाइड कि भाई क्या करेक्ट होना चाहिए था, कैसे मैं इस अंडरलाइन पार्ट को करेक्ट करके लिख सकता था। Now, the students in addition to the teacher. अब यहाँ पे we have the students and the teacher. Whenever two subjects are joined by any of these conjunctions like with, along with, together with, accompanied by, as well as, in addition to. ये जितने भी conjunctions हैं, if two subjects are joined by any of these conjunctions, in that case, the verb always agrees with the first subject. And your first subject is plural. So verb भी obviously क्या आना चाहिए भाई? Plural आना चाहिए। फिर से सुनना क्या बोला। Whenever two subjects are joined by with, along with, together with, accompanied by, as well as, in addition to, any of these conjunctions, in that case, the verb agrees with the first subject. The verb agrees with the first subject का मतलब कि अगर first subject singular है तो verb also has to be singular. First subject plural है तो verb भी plural. बात समझ गए? Again subject verb agreement अगर आपको नहीं पता था तो आप यहाँ पे फंस सकते थे। पर ठीक है सर, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ा तो था, एग्जाम टाइम में याद नहीं आया, तब क्या करते? तब आप इसको देखते ना, ऑल लिखा था, ठीक है? ऑल किसके लिए लिखते हैं? Obviously for plural subject. Receiving special recognition for their excellent research. There is your plural pronoun. भाई there आपने किसके लिए लगाया है? For students. Again, तो यहां से भी आपको क्लू मिल सकता था कि सर सभी कुछ प्लूरल चल रहा है, तो फिर इस वर्ब का यहाँ पे क्या रोल था?
कोई रोल नहीं था, ठीक है ना। सो इन एडिशन टू the teacher, R will be your correct one. So for question number 13, the correct answer is option A. Let's now talk about question number 14 then. Question number 14, students. He informed his adoring fans that he was planning on hanging up his hats at the end of the session. Why is he, I don't know, कि भाई hanging up his hat? Hat को क्यों hang करेगा? What is this expression? क्या express कर रहा है? वो ये जरूर कह रहा है कि भाई फैंस को कि ही वाज थिंकिंग ऑफ रिटायरिंग। यहाँ पे जो मुझे एक्सप्रेशन चाहिए, जो फ्रेज चाहिए, जो ईडियम चाहिए, दैट शुड बी रिलेटेड टू रिटायरिंग। ही इन्फॉर्म्ड हिज फैंस दैट ही विल बी रिटायरिंग एट द एंड ऑफ दिस सेशन। So hanging up is what? Hanging up his boots is the correct idiom. This is the correct idiom when we talk about retiring. This is the correct idiom. सो अगेन अब इन पे क्या करें सर? ठीक है, क्वेश्चन आया, आपने बता दिया, ठीक है भाई, एक क्वेश्चन तो करेक्ट हो गया, बट इट इज नॉट जस्ट अबाउट दिस क्वेश्चन, इट इज नॉट अबाउट दिस क्वेश्चन। ईडियम्स, फ्रेजेस हमें एग्जाम में ट्रबल ना करें, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम ये कर सकते हैं, क्लोथ्स से रिलेटेड जितने भी ईडियम्स हैं सारे एक जगह पे कंपाइल कर लिए। जैसे हैंग अप वंस बूट्स इज वन ऑफ दोज। To have deep pockets, when someone is very rich, we say he has deep pockets, and many more. I have a complete list of those clothes idiom. तो अगर आपको चाहिए है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं कमेंट में डलवा दूंगा सारी लिस्ट, ठीक है। सो अगेन idioms भी जब आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको थीम बेस्ड तरीके से पढ़ो, उसको कैटेगराइज कर लो कि भाई क्लोथ से रिलेटेड idioms ये हैं, एनिमल idioms ये हैं, नेशनैलिटी से रिलेटेड idioms ये हैं, कलर से रिलेटेड idioms ये हैं, फूड आइटम से रिलेटेड idioms ये हैं। सो दिस इज हाउ योर प्रिपरेशन शुड बी। आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैंने तो सर ये थोड़े से idioms पढ़ लिए मेरा काम हो जाएगा। इज इट दैट इजी? आई डोंट थिंक सो। आप अगर idioms एंड phrases जब तक 500 to 600 idioms एंड phrases नहीं करते हो, यू शुड नॉट होप कि भाई idioms आएगा और मुझसे बन जाएगा, ठीक है। दैट इज हाउ योर अप्रोच शुड बी। And students, that brings us to the last question of this session. So I hope कि जितना मजा आप लोगों को ग्रामर में आ रहा था, vocabulary में भी I am able to help you. I hope I am. And again, session पसंद आया तो session like तो करना ही है, पसंद नहीं आता है तो obviously dislike भी कर सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। So let's come to the question then. Right now the world's poorest population do not have नन एक्सेस। अब देखना यहाँ पे डू नॉट लिखा हुआ है, यहाँ पे नन लिखा हुआ है। सो अगेन दो नेगेटिव वर्ड्स इस तरीके से हम नहीं लिखते, दो नेगेटिव वर्ड्स नहीं लिखते कभी भी। सो डू नॉट हैव एनी शुड बी करेक्ट, डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू। सो योर क्वेश्चन नंबर फॉर क्वेश्चन नंबर 15 योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। डिटरमाइनर्स आपको अच्छे से अगर पता है, डिटरमाइनर्स का यहाँ पे टेस्ट आपका हो रहा था। And that brings us to the end of this session. So बच्चा पार्टी, जैसे आप लोगों ने vocabulary में भी चीजें आपको समझ में आई, आप यूजेज कर पाए, सारा खेल is all about usage. Similarly when we talk about grammar, आपने कितने रूल्स पढ़े वो मैटर नहीं करता, बट आप उसे मेमोराइज कर पा रहे हो, टाइम आने पे इंप्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं, that is what matters. So I hope to see you in the next session. Till then, thank you so much.